Hello, friends. Welcome to Vedshala. I am Sarit, bringing you again yet another interesting episode of Vedshala podcast. So, I have with me a very interesting personality, Shri KK Mohammed sir. KK Mohammed sir is a retired regional director of Archaeological Survey of India North. He is well known for his excavation and exploration work at different archaeological sites of India. He is known for his social engineering tactics, such as meeting with Naxals and dacoits, and he is also very instrumental in setting up Islam schools in different Islam areas. Welcome, sir. Thank you. Thank you. So, sir, my first question would be what inspired you to get into archaeology in today's world where everybody thinks of, जहाँ पर हमें ये लगता है engineering कर ले, medical लग ले. For a student, me being a student of engineering, how did you find? हम तो कभी सोचते भी नहीं थे archaeology Yes, ऐसा बिल्कुल subject. बिल्कुल बिल्कुल So, बिल्कुल how did it? असल में जो ना मैं भी जो ना व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स. सो दोस बुक्स, एक तो किताबें जो ना मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस किया. नेहरू जी की किताबों के बारे में बताया. और माय फादर वाज ए कॉन्ट्रैक्टर, सो ही वांटेड मी टू बी एन इंजीनियर. लेकिन मैंने उनसे कहा कि जो ना मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगा, मुझे अच्छा लगता नहीं है. मैं आई विल गो फॉर हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी. सो वहाँ उस ज़माने में आर्कियोलॉजी के बारे में केरला में कोई ठीक से जानते नहीं थे. लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे ये पता लगा कि जो ना दिस वाज माय राइट सब्जेक्ट. ठीक है, थोड़ा सा परेशानियाँ जो ना इनिशियली होता ही है. उसके बाद जो ना आई केम टू नो दैट आई हैव कम टू द राइट टॉपिक. एंड वो हमने काफ़ी एन्जॉय भी किया. और एन्जॉयमेंट ये है कि एक आर्कियोलॉजी में जो हिस्ट्री में जो नहीं है वो आपको पढ़ने के लिए मिल जाते हैं. जैसे आपको जो ना एक जगह एक्सकेवेट करना है, तो वो एक्सकेवेट करने के पहले जो ना हम लोग पूरा स्टडी कर लेते हैं उसके बारे में, और उसके बाद एक्सकेवेशन कर लेते हैं. तो एक्सकेवेशन में क्या-क्या आएगा, क्या-क्या इसके बारे में आपको पहले सोच के रखना पड़ेगा. तो एक उदाहरण मैं दे दूँगा, जो प्रोफ़ेसर बीबी लाल साहब ने एक्सकेवेशन किया था हस्तिनापुर. तो हस्तिनापुरा का जो एक्सकेवेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये सबसे नीचे कौन-सी बर्तन मिलेंगे, पॉटरी मिलेंगे. जो हम लोग जो पॉटरी को अपना ग्रामर कहते हैं हम लोग. पॉटरी के हिसाब से जो ना ये कौन-सी रेस पहले आया था, उसके बाद कौन-सी कल्चर आया, फिर तो कौन-सी कल्चर आया, उसके ऊपर कौन-सी कल्चर आया. ये सब जो ना पॉटरी के बेसिस पे हम लोग पढ़ लेते हैं. तो उनको वायु पुराण में एक बहुत इंटरेस्टिंग एविडेंस मिल गया. तो वायु पुराण में ये कहते हैं कि परीक्षित के बाद, जो परीक्षित ने जो ना पहले कौरवास और पांडवास का फाइट में, तो ठीक है पांडवास जीत गया, लेकिन कोई भी रूल करने, राजा बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं थे. लेकिन फिर लोगों ने कहा आप तो राजपूत है, आपका तो काम ही यही है. तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा सबसे जो छोटे है वो राजा बनेंगे. सबसे छोटा कौन था? परीक्षित था. परीक्षित अभिमन्यु का बेटा था. और वायु पुराण में कहते हैं उनके परीक्षित के बाद जो एथ जनरेशन में निजक्षु करके एक राजा है, वो जब रूल कर रहा था, वहाँ हस्तिनापुर में एक बहुत बड़ा प्रलय आ गया. ये प्रलय इतना बड़ा फ्लड था, सब कुछ बर्बाद कर दिया. और उसके बाद वो कहते हैं वहाँ से जन लोग जाके ये हस्तिनापुर छोड़ दिया. यहाँ से जाके उन्होंने दूसरी जगह जन कौशाम्बी, जो आजकल का इलाहाबाद है, वहाँ जाके दोबारा निवास किया. तो वायु पुराण कहते हैं गंगे अपहृदे नगरम नागस्वाके त्युक्तार निजक्षुर नगरम कौशाम्बेयम सनिवत्सायते. ये वायु पुराण का कहना है. तो उसके हिसाब से गंगा स्टोल, गंगा ने अपहृत किया है, गंगा को पूरा फ्लड आके पूरे का शहर को ख़त्म कर दिया. त्युक्तार निजक्षु, उसके बाद निजक्षु ने यहाँ छोड़ के कौशाम्बी जाके वहाँ सनिवत्स आए थे. तो ये रेफरेंस मिला, उसके हिसाब से उन्होंने एक्सकेवेशन किया. तो जब वो 8th जनरेशन का लेयर आया, तो वहाँ जो ना पूरे की पूरा फ्लड लाइन मिला. तो इसी बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि जो पुराणों में जो कहते हैं उसमें बहुत सारे जो ना सत्य है. एक्सैजरेशन तो बहुत ज़रूर होता है, लेकिन उसमें जो ना सत्य भी रहते हैं.
तो वो उन्होंने प्रूव कर पाया जो महाभारत की जो पीरियड है वो बिल्कुल सही है। तो हम लोगों का जो डेटिंग है महाभारत का 1400 1500 बीसी रहते हैं। ये नहीं कि 3000 बीसी है, या कुछ लोग जो ना 7000 बीसी कहने के लिए कोशिश करते हैं। तो वो सब जो है ना ज़्यादा वक्त लोग हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का जो डेटिंग है एंड दैट इज साइंटिफिक डेटिंग, उनके बेसिस पे ये है 1400 1500 बीसी है। तो इसी तरीके के बहुत सारे जो ना इंटरेस्टिंग चीज़ें आर्कियोलॉजी में मिल जाते हैं। तो आर्कियोलॉजी जो है ना बिल्कुल आप जो है ना सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक एकेडमिक एक्टिविटी नहीं है। आप जो है ना बिल्कुल पूरा एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आपको धूप झेलना पड़ेगा, बारिश झेलना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जो है ना बिल्कुल जो है ना कमरे एसी के कमरे में बैठ के जो है ना आप काम कीजिए, 10-15 किताबें रख के जो है एक नया किताब बनाइए, ये नहीं होगा। फील्ड स्टडी होना चाहिए और वहाँ से जो कुछ मिलेंगे उसको आपको मानना भी पड़ेगा। तो ये है आर्कियोलॉजी। वेरी इंटरेस्टिंग। मी बीइंग एन इंजीनियर, मैं इंजीनियरिंग फील्ड में तो पुराणों का रेफरेंस देख पाता था, लेकिन आज आपके मुंह से मैंने आर्कियोलॉजी में भी वो रेफरेंस सुन लिया। बहुत वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी मोहम्मद सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, हाउ कैन आर्कियोलॉजी हेल्प डिस्कवर द हिडन जेम्स ऑफ सिविलाइजेशन? सबसे अच्छा एक उदाहरण दे दूं आपको। श्योर सर। बिफोर 1927 के पहले लोग ये समझते कि भारत का इतिहास इट गोस ओनली अप टू 600 बीसी। उसके पहले वैदिक काल था पता था, लेकिन क्या है कुछ पता नहीं था। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में हमको बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि 2500 बीसी में हमारे पास इतना एक बहुत बड़ा संस्कृति था जो सुमेरियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन से टक्कर ले सकता था। इतना बड़ा सिविलाइजेशन था, हमको पता नहीं था। वो जो ना हड़प्पा मोहनजोदड़ो इन दोनों जगह पे एक्सकेवेशन किया, ये पहली बार जो ना लोगों को ये पता हुआ दिस सिविलाइजेशन गोस बैक टू 2500 बीसी। उसके पहले हमको पता ही नहीं था, क्योंकि हड़प्पा का जगह एक चार्ल्स मार्टल करके एक अंग्रेज था, उन्होंने देख लिया था। सिर्फ जगह देखा था, हाँ बड़ा बड़ा जो ना टीले है वहाँ, वो देखा था, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस क्या था उनको पता नहीं था। और 60 इयर्स के बाद जो ना फिर एक दूसरी जगह मिला, दैट वाज मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में 400 किलोमीटर का दूरी भी है। तो देखा दोनों जगह इतना दूर है, लेकिन जो हड़प्पा का जो ब्रिक्स का जो मेजरमेंट है वही मेजरमेंट यहाँ पर भी मिल रहा है, इतनी दूर जगह पे मिल रहा है। टाउन प्लानिंग जो हड़प्पा का एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ टाउन प्लानिंग यहाँ पर भी मिल रहे। वहाँ से जो कुछ एंटिक्विटीज मिल रहे वो भी दोनों एक जैसे एक दूसरे से बिल्कुल बराबर मिल रहा है। ये क्या किस्सा है? अगेन क्यूरियोसिटी लोगों ने सोचने लगा। तब उनको बाद में एक अंग्रेज ने लिखा है, इसी तरीके के जैसे मोहनजोदड़ो में जो सील मिला है, बिल्कुल उसी तरीके का सील मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो ना मिल रहा है। तब फिर लोगों ने सोचने लगा इसका क्या मतलब है। एंड वो जो सील मिला है एट ए डेप्थ ऑफ 2500 बीसी के डेप्थ में मिला, क्योंकि उनका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का सारी चीज़ें डेटेड था। उनकी जितने भी जो लैंग्वेज था वो पूरे की पूरा जो ना वो क्यूनिफॉर्म राइटिंग कहते हैं। इजिप्शियन का जो ना वो हेरोग्लिफिक राइटिंग है, वो सारे लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बेसिस में वहाँ डेटिंग हो गया था। तो वही सील जो हमारा जो सील है मोहनजोदड़ो का सील, वहाँ 2500 बीसी का लेवल पे मिला। तब लोगों को पहले बार पता चला, अरे हमारा हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो ऑल्सो गोस बैक टू 2500 बीसी। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा वी हैड ट्रेड रिलेशन विद दोज पीपल एंड देयर आवर शिप यूज टू गो टू मेसोपोटामिया एंड मेसोपोटामियन शिप्स गोस टू बैक टू आवर मोहनजोदड़ो। ये चीजें जब पहले निकलने लगे, फिर देन द होल डिस्कवरी स्टार्टेड कमिंग अप। क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, एट वेदशाला वी स्ट्रांगली बिलीव कि पूरा वेदशाला का फाउंडेशन इसी बात पर बेस्ड है कि वी स्ट्रांगली बिलीव कि बच्चों को जो हमारे एंशियंट नॉलेज है या जो भी मोरल वैल्यूज हैं वो डिलीवर करनी चाहिए। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? नहीं, बिल्कुल आई एम ऑल फॉर इट, क्योंकि ये जो एजुकेशन का तो ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन तो
हम लोग सब देते हैं, लेकिन वो जो जो बेसिक कंसेप्ट जो हमारा उपनिषद का जो कंसेप्ट है, वो है मॉरल वैल्यूज का, सत्य का, इंटेग्रिटी का, होनेस्टी का। वो जो मॉरल वैल्यूज अगर हमारे पास नहीं है, तो फिर जो ना एज ए ह्यूमन रेस हमारा रहने से कोई फायदा नहीं है। उसी तरीके से, क्योंकि जो उपनिषद जब पढ़ेंगे तो तब जो ना हम लोगों को समझ में आता है ये कितने बड़े मैसेज दुनिया को देते हैं। जैसे छंदोग्य उपनिषद में है, सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिदम दुःख भाव हेतु। सबको सबको जो ना सबको सब लोग सुख रहे, सब जो न निर्रोग रहे और सारे लोगों ने एक साथ काम करे। ये थियरी जो है ना, ये उपनिषदिक थियरी जो है, हम लोग जो ना 700 बीसी में पूरा दुनिया का सामने रखा था। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। ये जो ना ये है तैत्तिरीय उपनिषद में है। ये सब चीजें जो ना हमने दुनिया को दिया था, लेकिन बीच में हम लोग भी भूल गए। उसके बाद जो ना उपनिषद का जो वैल्यू, क्योंकि क्योंकि ये स्टडी पूरा जो है ना कुछ लोगों तक महदूद था। ये एक गलती हम लोगों से हुआ, क्योंकि हमको तो अपना गलती भी मान लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही चंद लोग जानते थे। लेकिन उसका उपनिषद का इतना बड़ा एक ये है ट्रेजर ट्रोव है, ये हम लोगों को भी पता नहीं था। लेकिन ये बाद में एक आदमी ने ढूंढ के निकाला है, उनका नाम है दारा शुको, जो शाहजहां का बेटा, जो असल में जो ना औरंगजेब की जगह पे उनको ही बनना चाहिए था द किंग। लेकिन औरंगजेब ने खैर तो बिल्कुल कट्टरपंथी आदमी था, तो उन्होंने इनको मार डाला। तो उन्होंने इसकी वैल्यू समझा और 3 जगह पे बैठ के, एक तो बनारस में काशी में बैठ के, एक कश्मीर में बैठ के, फिर जो ना दिल्ली में बैठ के इन्होंने इस पूरा उपनिषद को ट्रांसलेट किया, 50 उपनिषद को। उन्होंने जो नाम दिया है सिर्रुल अकबर, सिर्रुल अकबर द ग्रेटेस्ट सीक्रेट्स। उपनिषद की जो ना इम्पोर्टेंट जो ना पहली बार दुनिया को तब पता चला। एंड दैट उपनिषद जो सिर्रुल अकबर करके जो ना वो किताबें, ये देयर वाज ए फ्रेंच ट्रैवलर, और उन्होंने इसको देखा, पढ़ा उन्होंने, तो देन ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। एकिटल डा परन उनका नाम था। उन्होंने इसको लैटिन में ट्रांसलेट किया। दैट लैटिन ट्रांसलेशन वेंट इनटू द हैंड ऑफ अल्बर्ट शोपेनहायर। ही वाज ए ग्रेट जर्मन फिलोसोफर। वो इसके जो ना इम्पोर्टेंस समझा। उसके बाद उन्होंने कहा मेरे लिए पूरे, अगर इफ देयर इज एनी सोलेस फॉर मी, वो यही किताब है। उपनिषद कहते हैं वो लैटिन में, और मेरे मरने के बाद भी जो ना यही रहेगा। एंड उनकी किताब जो ना बाद में जितने भी लोग थे, बाद में जितने भी जो ना ट्रांसेंडेंटल फिलोसोफर्स कहते हैं, ये ट्रांसेंडेंटल फिलोसोफर जो ना कोई हिंदुइज्म, न क्रिश्चियनिटी, न कोई इस्लाम को मानते नहीं है, ह्यूमन रिलीजन को मानते हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज जो ना हमारा ये उपनिषद में था। तो उन सारे लोगों को ये इन्फ्लुएंस किया है। तो वो यहीं से शुरू हुआ था। दोबारा जो ना एक जन्म जो ना यही हुआ था, दारा शुको के टाइम में हुआ था। तो उस तरीके का एजुकेशन उनको देना चाहिए। नालंदा वाज ए ग्रेट सेंटर, जो बाद में बख्तियार खिलजी ने ख़त्म किया। उसमें 3 ग्रेट लाइब्रेरीज थे, रत्नगंजा, रत्नोदधि, रत्न सागर, 3 ग्रेट लाइब्रेरीज थे। वो पूरे की पूरा इन्होंने ख़त्म कर दिया, और ही बर्न दम टू एशेस। और उसी यहाँ से ह्यूएंगसम जब गए थे, ह्यूएंगसम यहाँ पढ़ने के लिए जब आए थे, ही हैड ट्रैवल 16,000 किलोमीटर्स ऑन फुट, आने के लिए और जाने के लिए। उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही था, मुझे नालंदा में पढ़ना है और यहाँ से डिग्री लेना है। अब जब यहाँ से गया वो, तो 756 मैन्युस्क्रिप्ट्स लेके गया, एंड दैट टू ऑन 20 हॉर्सेस को में जो ना लेके गया था। उसी तरीके से एक दूसरा स्कॉलर था इट्सिंग करके, ही हैड टेकन, वो भी उसी तरीके से, वो बाई शिप आए थे, उन्होंने 400 किताबें यहाँ से ले गया। अगर जो उस टाइम में हमारा ये लाइब्रेरी ख़त्म नहीं हुआ होता, इंडिया वुड हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉलेज का जो हब हुआ हो जाता। तो हमारे ये सारे यूनिवर्सिटीज़ जो ना बिल्कुल पहले जो ना तक्षशिला था, उसके बाद ये नालंदा था,
And 700 years before the establishment of Oxford University and Cambridge University, this was a full-fledged university, Nalanda. क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी was established in 11th century, ये 12th century में है। और हमारा जो ना इन 700 एडी में दिस वाज ए फुल-फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें जो ना 51 कंट्री से लोग आया करते थे। तो ये तो हमारा इम्पोर्टेंस था, लेकिन क्या करूं, बिल्कुल फेट इसका ऐसा हो गया। सो यू मीन टू से कि जो हमारे उपनिषद थे उनको ट्रांसलेट किया गया था डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में। सो डू यू फील लाइक कि वो जो ट्रांसलेशन है वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है? मोस्टली क्योंकि इन्होंने जो संस्कृत स्कॉलर्स के साथ बैठ के, उस जमाने के जो बहुत बड़े बड़े ट्रांसलेट स्कॉलर्स थे, उनके साथ बैठ के ये 3 जगह जाके जिन्होंने पूरा ट्रांसलेट करवाया। और बाद में भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया है, लेकिन इसको जो ना बिल्कुल क्लासिक ट्रांसलेशन अब भी माना जाते थे। उन्होंने ट्रांसलेट करवाया था पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन से फिर जो ना इसमें लैटिन में गया, लैटिन में जर्मनी, फ्रेंच, जो ना बाकी जितने भी लैंग्वेजेस में गया। तो वो लोग जो ना बाकी जो रिलीजियस का रिचुअलिस्टिक चीज़ों को मानते नहीं है, वो तो कोई भी रिलीजन हो वो तो रिचुअल है, रिचुअल को उनके लिए उनके सामने कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन जो ह्यूमन वैल्यूज जो वेदशाला में जो आप सिखा रहे, उसी को इम्पोर्टेंस देते, एंड दैट इज द ह्यूमन रिलीजन। सो सर, एज यू सेड कि हमारे बहुत सारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स बाहर चले गए हैं, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। फर्स्ट वन वुड बी कि क्या कोई तरीका है जिससे हम उसको एग्जैक्ट फॉर्मेट में वापस ला सकते हैं? एंड सेकेंड वन वुड बी कि जो भी हमारे पास अभी अवेलेबल है, इज देयर एनी वे टू प्रिजर्व देम, एंड व्हाट रोल डस आर्कियोलॉजी प्लेज इनटू दैट, इनटू प्रिजर्विंग देम? एक तो नंबर 1 जो पहले जो सवाल आपने जो पूछा है, क्योंकि हाउ टू ब्रिंग बैक ऑल दोज थिंग्स व्हिच हैज गॉन आउट ऑफ द कंट्री, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। ये यहाँ से सिर्फ यहाँ से नहीं गया है, पूरा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से गया है। इट हैज़ ऑल्सो गॉन फ्रॉम पर्शिया, इट हैज़ ऑल्सो गॉन फ्रॉम इजिप्ट, इट हैज़ ऑल्सो गॉन फ्रॉम सुमेरिया। सुमेरियन सिविलाइजेशन की जो ना बेस्ट पार्ट जितने भी है, अगर देखना है तो या तो आपको लोवर म्यूजियम जो ना पेरिस में जाना पड़ेगा, या विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में, या इंग्लैंड के जो ना और जो ब्रिटिश म्यूजियम में जाना पड़ेगा। तो इसके बारे में काफ़ी डिबेट और डिस्कशन हुआ है। इवन कोहिनूर के बारे में भी काफ़ी डिस्कशन चलता था। लेकिन अब कोहिनूर का जो ना कि अगर इसी तरीके से अगर वापस लाएंगे, फिर तो सारे ब्रिटिश म्यूजियम खाली हो जाए, लोअर म्यूजियम खाली हो जाए, सारे म्यूजियम खाली हो जाएंगे। तो वो दैट इज़ एन इंटरनेशनल, यूनेस्को हैज़ टू डील इट। हम लोग तो डिस्कस कर सकते हैं, खुश हो सकता है, लेकिन कहीं पर भी हो, इट इज़ वेरी वेल प्रिजर्व्ड। इसमें जो ना हम लोगों को जो ना बिल्कुल सेटिस्फैक्शन है। चाहे लोअर म्यूजियम है तो बहुत अच्छा मेंटेन किया, मैंने खुद जाके देखा है, हर जगह पे अच्छी तरीके से किया। इतनी बड़ी ताकत हमारे पास है, आर्कियोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इसकी जो ताकत है और इसकी शक्ति जो ना कोई भी गवर्नमेंट अभी तक समझने के लिए तैयार नहीं हुआ। कि चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, मुझे कोई उम्मीद नहीं इन कोई भी लोगों से, क्योंकि ये सारी चीज़ें, वो मैं अक्सर कहता हूँ, आर्कियोलॉजी वो बहुत बड़ा हाथी है। वो इनकी ताकत इतना ज़्यादा है, क्योंकि अगर इसको जो ना अगर आप अनलीश करेंगे, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो ताकत जो ना वो इसलिए समझ नहीं पा रहे, उनका जो कान है वो बहुत बड़ा फैन लाइक कान है, इसलिए उनके पीछे के जो ना पोर्शन वो दिख नहीं रहा है। तो हमें जो ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सेल्फ रियलाइजेशन के लिए एक मौका देना चाहिए, एंड ऑल आवर आर्कियोलॉजिकल मटेरियल दैट शुड बी फुल्ली कंजर्व्ड एंड प्रिजर्व्ड। और जब भी आप कोई भी एक मॉन्यूमेंट में जाएंगे तो वहाँ देयर शुड बी एन इंटरप्रिटेशन सेंटर। पहले आप जाएंगे, टिकट ले लेंगे, फिर आप डायरेक्टली आपका रास्ता होना चाहिए एक इंटरप्रिटेशन सेंटर में। तो वहाँ 10-15 मिनट का एक छोटा सा फिल्म, छोटा सा डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो ना, और वो आजकल के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इतना अच्छे टेक्नोलॉजी हो गया है, तो उसके लिहाज से जो ना आपको जो ना वो फिल्म बनाना चाहिए। जैसे नालंदा में आजकल कोई भी जाएंगे, वो कुछ ईंटें दिखाई देगा, कुछ पाथवे दिखाई देगा, कुछ मॉन्यूमेंट दिखाई देगा, लोगों का समझ में कुछ नहीं आएगा। बीच में कोई आएगा, भाई इतना बड़ा यूनिवर्सिटी था, तो ठीक है, वो देख के जो ना फिर जो ना वो वापस आ गया। ये आपको जगा दिया है या नहीं?
बिल्कुल जगाया नहीं है। लेकिन मेरा प्रपोजल ये है, जब भी आएंगे पहले इनको जो ना ले जाके ये दिखा दीजिए कि जो ना ये डॉक्यूमेंट्री दिखा दीजिए। डॉक्यूमेंट्री में पूरा हिस्ट्री होना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि एंड 10,000 स्टूडेंट्स वेयर देयर एंड 1,500 टीचर्स वेयर देयर। This was one of the greatest university 500 years, 700 years before that of Cambridge University and this one Oxford University. ये चीज़ें उनकी बताइए। उनसे ये भी बताइए कि 16,000 किलोमीटर दूर चल के ह्यूआंगसांग यहाँ आए थे पढ़ने के लिए। तब जो ना इसका जो ना देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। ये सारी चीज़ें बनाने के बाद जो ना वो फिल्म में ये सारी चीज़ें होना चाहिए। उसके बाद वहाँ से उस पॉइंट से उनको जो ना एक गाइड जो उनको ले चलेंगे। अगर आपके साथ एक गाइड वेरी वेल इन्फॉर्म्ड गाइड है, ही वुड बी एबल टू पुट ए टंग इन ईच एंड एवरी स्टोन। हर एक पत्थर में एक जबान डालेंगे, वो पत्थर फिर उनसे बातचीत करेंगे। तो वो है ना, सुनने की मोहलत मिले तो आवाज है पत्थरों में, सुनने की मोहलत मिले तो आवाज है पत्थरों में, उजड़े हुए बस्तियों में भी आबादियां बोलती है। जब कोई नहीं बोलता तो खामोशियां बोलेगी, दरो दीवार से उतर के परछाइयां बोलेगी। इसी तरीके से जो गाइड आपको ले चलेंगे वो बताएंगे ये वो जगह है जहां लॉर्ड भगवान बुद्ध खुद आके बैठते थे। एकम समयम भागवा नालंदायम विहारादि पुवारिगा में। तो नालंदा में जो ना भगवान बुद्ध खुद आके बैठते थे। एंड देयर वाज ए स्मॉल पाठशाला एट दैट टाइम। वो पाठशाला फिर जो ना बड़े होके इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बना। तो ये सब कहानियां जब लोगों से कहेंगे और वो देखेंगे, फिर जब वो बाहर निकलेंगे, वो उनकी कुंडली, वो पूरी जगह उनके कुंडलिनी जगा देंगे। एंड ही वुड बी ए कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। हम ये चाहते कि हर मॉन्यूमेंट के में इसी तरीके का कहानी है, उसको उजागर कीजिए। उसी के लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट को जो ना सपोर्ट चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो भी हमारा गवर्नमेंट है, चाहे पुरानी गवर्नमेंट हो चाहे अपनी अभी का गवर्नमेंट हो, ये जो ना बहुत बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, कहेंगे, हमारा गौरवशाली इतिहास की बातें बहुत करते हैं, चाहे आरएसएस वाले हैं चाहे बीजेपी वाले हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल फील्ड, इसमें से कोई भी काम नहीं करते हैं। थोड़ा सा विजन चाहिए, थोड़ा सा डायनामिज्म चाहिए, वो दोनों बिल्कुल है नहीं। राइट सर, मुझे एक और क्वेश्चन इसी से लगता है कि रिलेटेड है कि आई फील लाइक कि उस जमाने में इस तरह का बहुत स्ट्रक्चर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, टेक्नोलॉजी ये सब नहीं हुआ करता था। तो व्हाट वाज द सिलेबस यूज्ड टू बी टॉट इन नालंदा एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटीज? ऐसे नालंदा में तो खैर तो उनका जो ना सिर्फ बुद्धिज्म का स्टडीज नहीं थे या सिर्फ वैदिक स्टडीज नहीं थे। इसके अलावा जो ना मेडिसिन वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो चिकित्सा विद्या जो कहते हैं वो मेडिसिन हुआ करता था। एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज हुआ करते थे, नॉट एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी भी होता था लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी हुआ करता था। एंड देयर वाज ए 9 स्टोरीड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी था वहाँ नालंदा में। अच्छा, हाँ, दैट वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड बाय दिस बख्तियार खिलजी। इसी तरीके के जो ना कंस्ट्रक्शन, जो वास्तु विद्या का जो ना सिलेबस हुआ करता था, इंजीनियरिंग का हुआ करता था, इस तरीके की डिजाइनिंग का हुआ करता था। देन स्कल्पचर बनाने का कोर्सेस थे। तो वेरी इट वाज ए ग्रेट यूनिवर्सिटी। इट वाज नॉट सिंपली ए कॉलेज, इट वाज ए ग्रेट यूनिवर्सिटी। हर तरीके से फ्री एजुकेशन था। एंड देयर वर 200 विलेजेस। उसकी जो ना आमदनी जितने भी आते थे, एंड दे यूज्ड टू मीट आउट द एक्सपेंडिचर आउट ऑफ दिस वन। दैट वाज द ग्रेट इंस्टीट्यूशन। दैट टू सो मेनी इयर्स बिफोर। यस, आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी अभी भी एग्जिस्ट वी करती है। डोंट हैव। Yeah. यस। Sir, we all know that you were involved in the excavation of Ibadat Khana in Dantewada. Yeah. Would you like to tell us more about this? इबादत खाना वाज इन फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में अकबर ने सारे मजहब को एक साथ जो ना सारे मजहब के जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे उनको एक जगह पे बुलाया था। एंड दे यूज्ड टू डिस्कस अबाउट द रिलेटिव मेरिट ऑफ ईच रिलीजन। अकबर ही यूज्ड टू लिसन टू ऑल दिस थिंग्स एंड अल्टीमेटली ही evolved a न्यू रिलीजन नोन एज दीन इलाही। तो वो दीन इलाही को हम लोग जो ना सेक्युलर इंडिया का जो नर्सरी मानते हैं। तो उसको पहले लोगों ने बहुत सारे जो ना स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट्स थे फतेहपुर सिकरी में, उसमें से
कई जगहों को आइडेंटिफाई करते थे। 4-5 स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट्स थे। कुछ लोग ये कहते थे ये इबादत खाना है, कुछ लोग कहते नहीं वो है, कुछ लोग थर्ड मॉन्यूमेंट को आइडेंटिफाई करता था। तो मेरे पहुँचने के पहले भी कुछ स्कॉलर्स ऐसे थे, उन्होंने ये कहा कि इट इज़ नॉट अमंग द स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट्स, वो ज़मींदोज़ हो चुके हैं और वो बिल्कुल एकदम टिला नुमा है अभी। तो मैंने भी वो जाके पूरा स्टडी किया, मुझे भी वही अपीलिंग लगा कि जो ना वो जो टिला नुमा एक टिला था और उसके ऊपर जो ना 12 पेड़ भी थे, बड़े-बड़े पेड़ थे। तो मैंने भी उसको आइडेंटिफ़ाई किया एंड आई वाज़ वेरी यंग एट दैट टाइम। तो लोगों ने तो मज़ाक भी उड़ाया। तो ज़ाहिर-सी बात है होता ही है। लेकिन मुझे एक ऐसी जो है ना पेंटिंग मिल गया जो अकबर के ज़माने का जो पेंटिंग था, अकबर ने मरने के 3 साल पहले बनवाया था। तो इट वाज़ मेड इन 1602। अकबर का डेथ हुआ है 1605 में, जिसमें ये डिस्कशन एट इबादत खाना वो पूरे की पूरा दिखाया गया है। ऊपर में अकबर खुद बैठा हुआ है। सेकंड जो टेरेस है उसमें अबुल फजल है, फैज़ी है, फादर रुडोल्फ एक्विवा करके एक इटालियन फादर को अकबर ने उस ज़माने में बुलाया था, इस बहस में पार्टिसिपेट करने के लिए। और एक आदमी आया था स्पेन से फादर मोंज़रेट करके, वो सेकंड टेरेस में बैठा हुआ है, नीचे और लोग बैठा हुआ है। तो मैंने जैसे वो पेंटिंग में दिखाया, उसी तरीके के एक स्ट्रक्चर ज़मीन के अंदर से खोद के निकाला, एक्सकवेट करके निकाला। इट टूक 2 इयर्स फॉर द एक्सकवेशन। उसमें फिर मैंने बता दिया है कि ये देखिए ये पेंटिंग अकबर के ज़माने का जो है ना बनाया हुआ है, उनके सुपरविज़न में बनाया हुआ पेंटिंग है। वो और ये जगह मैंने जो आइडेंटिफ़ाई किया है, वो बिल्कुल एकदम जो है ना बिल्कुल परफेक्टली जो है ना एक जैसे बैठ रहे हैं। तो दिस इज़ द इबादत खाना। उसमें एक पर्शियन वो भी था, अफराज़े, बूद, पादरी, रदिल्फ, दानिशवराने, नसारे करके बाय गिविंग द नेम्स ऑफ ऑल दीज़ 2 पीपल आल्सो। तो उसी तरीके से इबादत खाना आइडेंटिफ़ाई किया। फिर अकबर ने एक छोटा-सा चैपल बनाया था, स्मॉल चर्च बनवाया था, इन लोगों को वर्शिप करने के लिए। वो भी मैंने इसी तरीके से एक्सकवेट करके निकाला। तो वो एक डिस्कवरी था, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज़ था, जो मेडिवल आर्कियोलॉजी में इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज़ था। दंतेवाड़ा में जो तो वो हम लोग जो है नक्सल लोगों के साथ मिलके वहाँ एक सामलूर में एक मंदिर था, शिव मंदिर था। वो नक्सल लोगों के साथ मिलके जो ना क्योंकि वहाँ जो ना अगर आप इन लोगों के साथ मिलके नहीं रहेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो यू हैव टू बीफ्रेंड देम। तो हमने वही तरकीब अपनाया, एक ह्यूमन इंजीनियरिंग, छोटा-सा एक ह्यूमन इंजीनियरिंग। जब एक दिन मैं पहुँचा था तब जो ना मुझे घेर लिया, मैं भी था, मेरे साथ और भी लोग थे, हमें घेर लिया। तो फिर उन्होंने सवाल-जवाब, पहले सवाल जो है ना सिंबल फोल्क, आपको लगेंगे नहीं ये नक्सल है, उनके पास ना कोई हथियार नहीं, हथियार वगैरह कहीं और रख के आया है। तो सिंबल आम आदमी जैसे लगता है, वो लोग आके पकड़ ल ये रोक दिया हमने हमको। फिर उसके बाद जो है फिर बातचीत शुरू किया, तब मुझे लगा कि जो है ये आम आदमी नहीं है, ये कुछ मिशन के साथ आए हुए हैं। तो मैंने कहा कि देखिए ये कि 1000 साल के बाद जो है ये मंदिर ठीक करने के लिए कोई आए हैं। इसमें से जो कुछ काम जो कर रहे हैं, इन गरीबों के लिए, गरीब मज़दूरों के लिए, जो आपके साथ के लोग हैं, उनको कुछ पैसा मिल रहा है। अगर आप कहें काम रोकने के लिए तो मैं काम रोक दूँगा, मैं कहीं और डाइवर्ट कर दूँगा, लेकिन मारे जाएँगे ये गरीब लोग। तो आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको जो है काम रोकने ने के लिए नहीं आया है। हमको हमारा जो है ना इसमें तो मुहिम चलाना है, मूवमेंट चलाना है। तो मैंने पूछा क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए, डोनेशन चाहिए। तो मैंने कहा छोटा-सा डोनेशन है तो मैं दे दूँगा। बड़ा आप अगर आप पूछेंगे तो फिर इसी में से पैसा निकल के दे करना पड़ेगा। सो इट वाज़ इन द मंथ ईयर ऑफ 2003-4 में था। उन लोगों ने उस ज़माने में सिर्फ 10,000 पूछा, माँगा, हमने दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि देखिए इसके लिए आपके लिए हम जो है ना जो प्रत्युपकार जो करेंगे, वो आंध्रा का जो नक्सल लोग आएँगे, तो वो जो है ना हमारी बात नहीं मानेंगे, वो उनकी हुकूमत अलग होता है। तो इसीलिए हम बता देंगे वो लोग आ रहे, आप जो है ना 10-15 दिन के लिए काम रोक दीजिएगा और फिर जब जाएँगे तो हम फिर बता देंगे। तो हमने वो बिल्कुल उसी के हिसाब से जो है ना काम करते रहे एंड दैट मॉन्यूमेंट इज़ नाउ बीइंग विजिटेड बाय लॉट ऑफ पीपल। तो इसी तरीके से ह्यूमन इंजीनियरिंग की वजह से आप जो है ना
बहुत काम जो है निकाल सकते हैं। बटेश्वर में वही वही करते थे। बटेश्वर करके जो है ना वो चंबल वैली में है, तो डकॉइट इन्फेस्टेड एरिया है। निर्भय सिंह गुज्जर करके एक बहुत बड़ा नामी गिरामी डाकू थे एक ज़माने का। तो उन्हीं से ही फिर बात करके हम लोगों ने आउट ऑफ 200 टेम्पल्स अभी हम लोगों ने 80 टेम्पल को बिल्कुल खड़ा कर दिया है बहुत अच्छी तरीके से। और अभी जो काम चल रहा है, अभी काम चल रहे हैं, एंड आई एम इन्वॉल्वड इन दैट वन, वो है इन्फोसिस की तरफ से जो ना सुधा नारायण मूर्ति वो करवा रही है, तो उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ। तो इस तरीके से अगर थोड़ा सा विजन है, डायनामिज्म है, आप जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड इन सारी जगहों को जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, एंड दैट शुड बी ए वेरी पोटेंशियल पावर, जो ना पावरफुल जगह बना सकते हैं लोगों को। दिमाग जो ना, जैसे आपने वेधशाला की बात कर रहे हैं, वेधशाला वुड बी ए वंडरफुल प्लेस फॉर मोल्डिंग द कैरेक्टर ऑफ द चिल्ड्रन और यंगर जनरेशन। उसी तरीके से ये ने हमारे जो ना मॉन्यूमेंट में जाएंगे, नालंदा जाएंगे, बटेश्वर जाएंगे या सामलूर जाएंगे, वहाँ का इतिहास के बारे में वो सुनेंगे, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कुंडलिनी जग जाएगा। एंड वी शुड डू दैट वन। उसके लिए गवर्नमेंट को जो ना काम करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट काम नहीं करेंगे, अभी तक काम नहीं किया, एक्सेप्ट वन मिनिस्टर, दैट वाज जगमोहन जी। जो वाजपेयी गवर्नमेंट में जगमोहन जी थे, वो इसी तरीके का काम किया करता था। तो वी नीड दैट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, दैट काइंड ऑफ मिनिस्टर्स। सर एक क्वेश्चन और है मेरा कि आई ऑलवेज थिंक कि हम कैसे एंशियंट इंडिया को, राइट, हम मॉडर्न इंडिया से रिलेट कर सकते हैं थ्रू आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी जो है एक टेक्निक है, वो टेक्निक ये है कि वो एंशियंट एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकवेशन का टेक्निक है। वो एंशियंट इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो मेडिवल इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके मॉडर्न इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वेरी फॉर्चुनेटली जो हमारी जो सेटअप है, जो विलेज में जो सेटअप है, वो कल्चरल कंटिन्यूटी आजकल भी है। जो डिस्क्रिप्शन आपको मिल रहा है वैदिक विलेज के बारे में, जो डिस्क्रिप्शन जो मिलता है, अगर आज भी आप बिहार के जो मिथिला एरिया है, उस एरिया में अगर चले जाएंगे, तो यू हैव द सेम काइंड ऑफ कल्चरल कंटिन्यूटी। वैदिक विलेजेस जो ना अब भी वहाँ मौजूद है। या आप कुशीनगर के एरिया में जाइए, गोरखपुर के एरिया में जाइए, जो बुद्धा का पीरियड में जो डिस्क्रिप्शन जो दिया है, वो सारी चीज़ें जो ना वो ईस्टर्न बिहार के बेल्ट में आपको मिलेंगे, या यूपी के कई जो विलेजेस में मैंने देखा है। तो दैट कल्चरल कंटिन्यूटी अब भी मौजूद है, लेकिन उसमें एक्सप्लोरेशन और एक्सकवेशन से हम लोगों को ज़्यादा एविडेंसेस वहाँ से मिलेंगे। तो उसके लिए हमको काफ़ी जगह जो ना एक्सकेवेट करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा अर्बनाइजेशन जो ना बहुत ज़ोरों से चल रहे हैं। तो उसमें कई चीज़ें जो ना आपको नष्ट हो जाएंगे। तो आपको जो ना प्रायोरिटी देना पड़ेगा, एंड दैट टू द गवर्नमेंट शुड थिंक ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तभी जो ना बदलाव आएगा, वरना बदलाव नहीं आएगा। करेक्ट। अच्छा सर, व्हाट डू यू थिंक, शुड आर्कियोलॉजी एंड इंडियन कल्चर, मोरल वैल्यूज, ऑल दिस बी अ पार्ट ऑफ इंडियन सिलेबस करिकुलम राइट नाउ? नॉट ओनली पार्ट ऑफ इट, इट शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो वेद पाठशाला में आपको जो ना मॉरल वैल्यूज़ मिलते हैं, एथिकल वैल्यूज़ को जो ना आप इम्पोर्टेंस देंगे। अलोंग विथ इट जो आर्कियोलॉजी जो ना आम सब्जेक्ट के जैसे नहीं है, हिस्ट्री जैसे नहीं, इसमें क्यूरियोसिटी रेज कर लेते हैं। बच्चे क्यूरियस तो रहते ही है, और उनको आप ये बता देंगे ये हड़प्पा और मोहनजोदारो का डिस्कवरी कैसे हुआ था। उनसे अगर आप ये बताएंगे हस्तिनापुरा का डिस्कवरी कैसे हुआ था, 100 साल पहले आपको पता नहीं था, लेकिन अब आपको पता है। तो इसी तरीके के जो ना वो क्यूरियस चीज़ें अगर आपको जो ना आर्कियोलॉजी की चीज़ें लोगों को पढ़ा देंगे, वो स्टोरी जैसे पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि जो ना बिल्कुल ऐसे सब्जेक्ट जो ना आप मत पढ़ाइए, लेकिन ऐसे जो ना स्टोरी जैसे पढ़ाएंगे, तो दैट विल मेक द स्टूडेंट्स मोर इंक्यूसिटिव, उनकी क्यूरियोसिटी जगा देंगे, और उसमें से वो फिर जो ना बाद में जो ना कुछ और डिस्कवरीज वो खुद करेंगे। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें जो आपने जो एम्फोसाइज जो किया है वेद पाठशाला में, एक तो मॉरल एंड एथिकल एजुकेशन, एंड ऑल्सो जो ये क्यूरियोसिटी जगाने का जो आर्कियोलॉजी का जो बिल्कुल एकदम स्टोरी बना के जो ना पढ़ाना,
ये बहुत ज़रूरी है। एक ज़माने में अमर खदास हुआ करते थे, अमर चित्रकथा। अमर चित्रकथा। वो अब बहुत सारे लोगों के जनरेशन को वो बदला है। उसी तरीके के मुझे उम्मीद है ये वेधशाला भी जो ना एक पूरा जनरेशन को जो ना एक न्यू जनरेशन को जो ना बिल्कुल पैदा करेंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर सच अ थिंग। Thank you for your kind words, sir.